हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप रावत। जैसा कि हम संविधान सभा में संवैधानिक विकास के क्रम में टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव का मतलब है कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके जो सदस्य थे उनके लिए विभाग बांट दिए गए थे। जैसे मंत्रिमंडल में होता है, तो कुछ इस प्रकार से। तो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ था। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, और इसी कार्यकारी परिषद को हम आगे चलकर कार्यपालिका की तरह देखेंगे। इसमें चौथा सदस्य जो था वो चार्टर अधिनियम 1833 में जोड़ा था, और इसके बाद अभी 1861 में फिर से एक और सदस्य इसमें जोड़ दिया था, और ये 5 बन गई थी। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिसको भारत में रहने का 10 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में, अब देखिए विधान परिषद कैसे बनती है, ये मैं एक स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये बनी थी। विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसमें कम से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था, परंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी। न्यूनतम संख्या जो थी इसमें 6 रखी जा सकती थी, और अधिकतम जो है 12 कर दी गई थी, और इसका कार्य केवल विधि निर्माण के लिए था। अब देखो क्या हुआ अगला। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। पहले क्या होता था कि भारतीयों को इसमें नहीं रखा जाता था। ये पहली बार था ऐसा 1862 में कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा, 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में रखा था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं रखा था, विधान परिषद में रखा था। इसको मैं अगली स्लाइड में एक चार्ट द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। केवल वायसराय जो है वो भारत में रह के कार्य करता था, और जो राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश में होता था, तो उसके नियंत्रण में कार्य करता था ये वायसराय। अगला है, वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने से मतलब है कि जो वायसराय था वो खुद से नियम कानून बना सकता था, और इन नियम कानूनों की अवधि जो थी वो 6 महीने तक रह सकती थी। अर्थात जो अध्यादेश में नियम कानून बनते थे वो 6 महीने तक लागू रह सकते थे। इसी प्रकार वर्तमान में भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 123 में है, और वहीं अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला है, वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली मतलब जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें जो सदस्य थे उनके लिए विभाग, अलग अलग विभाग बांटे गए, जैसे गृह विभाग, सैन्य विभाग, कानून विभाग, राजस्व, वित्त से संबंधित, लोक निर्माण वगैरह वगैरह सारे दिए। अभी अगले स्लाइड में बताता हूँ। इस अधिनियम में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। चार्टर अधिनियम 1933 में हमने पढ़ा था कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर को विधायी शक्तियां थी उससे उन्हें वंचित कर दिया था, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ये शक्तियां वापस इन्हें दे दी गई थी। आइए अगले स्लाइड में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, और किस तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को विभाग बांटे गए थे। चार्टर एक्ट 1853 में क्या था कि इसमें देखेंगे, पहले
जो कार्यकारी परिषद थी एग्जीक्यूटिव, उसमें एक गवर्नर जनरल होता था और उसके नीचे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 सदस्य थे और एक कमांडर इन चीफ था। अब चार्टर एक्ट 1853 के बाद क्या हुआ कि इसमें 6 सदस्य और जोड़े गए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो इसमें 6 सदस्य में जो 2 थे वो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और एक बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल थे। तो इस तरीके से उस समय लेजिस्लेचर काउंसिल थी, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद जिसे कहते हैं। इसके बाद 1861 में क्या हुआ, वायसराय को ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें एक सदस्य और ऐड कर दिया गया और इनमें विभाग बांट दिए गए, जैसे होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस। इसके बाद 1874 में एक और सदस्य इसमें ऐड किया गया और इसे लोक निर्माण का जो विभाग है वो दिया गया। आगे क्या हुआ कि जो 6 सदस्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर 6 से 12 सदस्य रखे गए जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल हो सकते थे। वही कार्यकारी परिषद में एक वायसराय था और उसके साथ जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 6 मेंबर की, और इसके साथ जो एडिशनल मेंबर्स जोड़े गए 6 से 12 तक, जिसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल हो सकते थे, मतलब सरकारी और गैर सरकारी। तो इसकी जगह पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसे हटा दिया गया था। इसमें जो इंडियंस थे उसे अलाउ कर दिया गया था, 3 इंडियंस इसमें अलाउ हुए थे 1861 के अधिनियम में। वहीं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और जो ये एडिशनल मेंबर थे 6 से 12 उनको वायसराय नॉमिनेट करता था। तो इस प्रकार से हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 समाप्त होता है और मैंने उस टाइम की केंद्रीय विधानमंडल को समझाने का कुछ स्लाइड के माध्यम से प्रयास किया है। आशा है कि आपको सही से समझ आ गया होगा और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि समाज में महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।